सोनम के पिता रामनाथ एक दर्जी थे। वो सिलाई करके घर का खर्चा चलाते थे। सोनम की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रिया था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक बार की बात है, शादी का सीजन चल रहा था। सोनम की माँ, शादी का सीजन चल रहा है तो आजकल मैं रात में अपनी दुकान पर ही सोऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। अजी, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलते हैं, आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सोनम की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तभी तो हमारा कल अच्छा होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोनम के पिता रामनाथ दुकान पर चले गए। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर सो जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामनाथ घर से खाना खाकर दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता था कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। देर रात तक रामनाथ सिलाई कर रहा था, लेकिन बार बार बिजली कड़कने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वो देर रात तक काम कर रहा था और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वो वहीं सो गया। तभी तेज हवा की वजह से मंदिर में जल रहा दिया उसके कपड़ों पर गिर गया। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान आग की लपटों में झुलस कर रह गई। रामनाथ बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब आग की लपटें उसके पास पहुंची, तब गर्माहट से उसकी नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे आग से पूरा जल चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब रामनाथ के घर वालों को इस बात का पता चला, तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सोनम की माँ ने जब ये सब सुना तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पिताजी सदा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है वो, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पर उसकी माँ को होश नहीं आता है। सोनम गांव के ही एक डॉक्टर को बुला कर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है, इन्हें हार्ट अटैक आया है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने उन्हें दवाई दे दिया है और ये दवाई है जो आप ले आना। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, इन्हें फिर से किसी बात का टेंशन मत देना। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, आपने हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब हमारी दोनों बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे भी छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब मैं बुटीक में जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। बेटा, तू अकेले ये सब कैसे करेगी? हमारी दुकान तो पहले ही जल चुकी है, ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम अपना घर गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, हम सबसे पहले अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, हम इतने सारे पैसे कमाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी। काजल का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। अपने पापा का हर सपना पूरा करूंगी। माँ, बेटा, ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जल्दी घर छुड़ा लोगी। ये लो घर के कागज। सोनम घर के कागज लेकर सेठ के यहाँ जाकर घर को गिरवी रखाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। सोनम को बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिलने आते थे। वहीं उसकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बुटीक था, जो कि रामनाथ के बुटीक बंद होने के बाद से चलने लगा था। जब बुटीक की मालकिन गायत्री को पता चला, वो टेंशन में आ गई। अगर सोनम ने अपना कारोबार फिर से शुरू करा तो मेरा धंधा फिर बंद हो जाएगा। मुझे किसी तरह से उसे यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा।
ये सोचकर गायत्री सोनम की दुकान पर जाती है और बोलती है, सोनम बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारे छोटे से बुटीक में कोई भी कपड़े सिलाने नहीं आएगा। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। यहाँ पर तुम्हारा बुटीक नहीं चलने वाला, तुम कहीं और जाकर अपना बुटीक खोलो। गायत्री आंटी, यहाँ पर किसका बुटीक चलेगा और किसका नहीं, ये तो मुझे आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है। वैसे मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए। आपको मुझसे डर क्यों लग रहा है? अगर आप अच्छे कपड़े सिलती हैं और आप ईमानदारी से काम करती हैं, तो लोग आप ही के पास कपड़े सिलाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरे बुटीक का पहला दिन है, मुझे बहुत सारे काम हैं। प्लीज आप यहाँ से जाइए, आपके कस्टमर आपका इंतजार कर रहे हैं। सोनम का ऐसा जवाब सुनकर गायत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, ये सोनम की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? मैं उसे किसी भी हाल में यहाँ दुकान खोलने नहीं दूंगी। बस तो देखती जा आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और वो सोनम की बुटीक पर नजर रखने लगती है। सोनम के हाथों में जैसे जादू था। वो बहुत ही अच्छे डिजाइन वाले कपड़े बनाती थी, जिससे हर कोई सोनम के हाथों से सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करता था। अब धीरे धीरे करके सभी कस्टमर सोनम से ही कपड़े सिलाने लगते हैं। एक दिन सोनम की दुकान पर एक सेठानी आती है। सोनम बेटा, मैंने तुम्हारे हाथों से सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ सुनी है। वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। वो क्या है ना, मेरे घर में शादी का फंक्शन है। हमने सोचा है कि हम सब एक जैसी साड़ी पहनेंगे, तो क्या तुम 10 दिनों के अंदर हमारे लिए 101 सेम टू सेम ब्लाउज सिल सकती हो? पैसों की फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझिए आपका काम हो गया। मैं आपको टाइम से पहले ही सारे ब्लाउज तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और सोनम अपने काम में लग जाती है। सोनम बेटी, तू आ गई? चल अब खाना खा ले, मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाए हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता कि आज मेरा राजमा चावल खाने का मन था? मुझे तुम दोनों के मन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसे ही पेमेंट मिलेगी, मैं सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़वाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है। कल ही स्कूल जाकर काजल का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इधर सोनम पूरे दिन मेहनत करके पूरे 101 साड़ी के ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है। ये बात जब गायत्री को पता चलती है तो गायत्री आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब ये, इसकी वजह से मेरे दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता। अगर आज उसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और उसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी न किसी तरीके से ऑर्डर तैयार करने से इसे रोकना ही होगा। इधर सोनम सारा ऑर्डर तैयार कर देती है। अरे वाह, ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए और कल मुझे इसकी पेमेंट मिल जाएगी। फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी सोनम दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। तभी गायत्री चुपके से उसकी दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर सोनम खुशी खुशी अपने घर आती है। देखो माँ, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। काजल, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना, इसे खा लो। ऐसे क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती, फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझो पैसे आ ही गए, कल का दिन हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। और वहीं गायत्री उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने चूहे सोनम की दुकान में छोड़ दिए थे। वे सारे चूहे मिलकर वो सारा कपड़ा कुतर देते हैं। अगले दिन सोनम खुशी खुशी अपने बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने कपड़े लेने पहुंचती है। जैसे ही सोनम सेठानी को कपड़े देती है, सेठानी कपड़े देखकर आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा।
ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे मेरे सारे कपड़ों के पैसे चाहिए। पिछली बार तो तुम्हारे बाप को गांव वालों ने माफ कर दिया था, पर मैं माफ नहीं करूंगी। दोनों बाप बेटी हो ही लापरवाह। बाप ने लापरवाही से दुकान जला दी और बेटी ने कपड़े चूहों से कटवा दिए। मेरी हिम्मती मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। कल तक तो यहाँ पर सब ठीक था। पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गए। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी इतना बोलकर चली जाती है। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। सोनम जोर जोर से रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ गायत्री सोनम को दुखी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे इसकी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कैसे लौटाती है। गायत्री सोनम को दुखी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और उधर सोनम बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लौटाऊंगी? वैसे ही पहले से मैंने अपना घर गिरवी पर रख रखा है और माँ की तबीयत भी खराब रहती है। घर में एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था मैं घर गिरवी से छुड़ा लाऊंगी और उनका इलाज करवा दूंगी। बहन से वादा किया था मैं उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया और बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियां आने वाली थी, लेकिन सब खत्म हो गया। सोनम रोते हुए चलती ही जा रही थी। तब उसे वहाँ 3 साड़ियों का घर दिखाई देता है। साड़ी का घर देखकर सोनम हैरान हो जाती है। तभी पहले साड़ी के घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, मेरे घर में आओ। मेरे घर में तुम्हें रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे साड़ी के घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम मेरे घर में आओ। यहाँ पर तुम्हें जिंदगी के सारे सुख, शांति और आराम मिलेंगे। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह जिंदगी जियोगी। तुम मेरे घर में इस घर की मालकिन बनकर रह सकती हो। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। सोनम बेटा, मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है। वो काफी दिन से प्यासी है। क्या तुम आकर उनकी मदद करोगी? जादुई साड़ी के घर, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, पर मेरे लिए पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरी जादुई साड़ी के घर में जाकर उन बूढ़ी अम्मा की मदद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करने वालों की स्वयं भगवान मदद करते हैं। सोनम तीसरे जादुई साड़ी के घर में चली जाती है और उस घर में ढेर सारा पैसा था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती जेवरात थे। तभी पीछे से साड़ी घर से आवाज आती है, सोनम बेटा, हम तीनों साड़ी घर बस तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में बिल्कुल खड़ी उतरी हो। तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुमने इतनी मुसीबतों में भी एक अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वो जादुई साड़ी का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और फिर सोनम खुशी खुशी उस साड़ी के घर को अपने घर ले जाती है। घर आने के बाद सोनम अपनी माँ से उस जादुई साड़ी के घर के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर उस जादुई साड़ी के घर की मदद से सोनम सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोल लेती है। और फिर ये सब देखकर गायत्री बोलती है,
ये सोनम की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गायत्री सोनम का पीछा करते हुए उसके घर तक जाती है। फिर उसे ये सब पता चलता है कि ये सब इस जादुई साड़ी के घर की वजह से हुआ है। तभी वो रात को उस जादुई साड़ी के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही गायत्री उस साड़ी के घर को चुराने वाली होती है, उस घर से बहुत सारे सांप निकलकर गायत्री को डस लेते हैं और इस तरह गायत्री को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। किसी गांव में राशि नाम की एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। राशि नौकरानी का काम करके जैसे तैसे खाने तक के पैसे जुटा पाती थी। तभी एक दिन राशि की मालकिन